अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, शहरों को अमूमी तौर पर इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, लेकिन ये उस सूरत हाल में कहा जाता है जब शहरों की बेहतर अर्बन गवर्नेंस हो रही हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा हो। पाकिस्तान दुनिया में तेज़ी से अर्बनाइज होते हुए ममालिक में शामिल है, जहाँ इसकी शरह 2.5% सालाना बताई जाती है। मगर कुछ माहिरीन का ख्याल है कि हकीकत में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि हमारे यहाँ इदारा शुमारियात उन इलाकों को शहरी इलाके कंसीडर नहीं करता जो कि शहरों के मज़ाफ़ात में होते हैं और शहरों की इंतज़ामी हदूद में नहीं होते। अब तो मज़ाफ़ाती आबादियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर मैं अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया एशिया पैसिफिक रिपोर्ट का हवाला दूं तो उसके मुताबिक 2050 तक इस रीजन, जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इसमें अर्बन आबादी यानी शहरी आबादी की जो मजमूई तादाद है वो 3.4 अरब हो जाएगी। पाकिस्तान के अगर स्टैट्स देखे जाएं तो 2017 में हमारी जो शहरी आबादी थी वो मजमूई आबादी का तकरीबन 36% थी और यही स्टैट्स 2022 में 38% हो गए। यानी पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से अर्बनाइज होता हुआ मुल्क है। अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि जो अर्बनाइजेशन का फिनोमिना है ये तहजीबों के इर्तिका में बड़ा मस्बत किरदार अदा करता है, मगर इसके लिए नज़्म नस्क का होना यानी कि गवर्नेंस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चूँकि अगर आपकी शहरों की अच्छी गवर्नेंस नहीं होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि शहरियों के लिए बहुत से गंभीर और नए मसाइल जन्म लेंगे। अब आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत से अफराद ये सोच रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से अपने आबाई इलाके में वापस चले जाएं। शहरों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, समाजी मसाइल हैं, पीने का साफ पानी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी नकलो हरकत के मसाइल हैं, रोज़गार के मसले हैं, आपकी खालिस खुराक मिलना बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। तो वो ऐसे कौन से अवामिल हैं कि हम इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो फिनोमिना है हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं याया बाजवा साहब, अर्बनाइजेशन एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक आरिफ हुसैन है हमारे साथ, हाउसिंग सोसाइटीज़ एक्सपर्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ याया बाजवा साहब से करना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अर्बनाइजेशन का फिनोमिना है ये चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। जिस तरह आपने ख़ुद शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि जी अर्बनाइजेशन दुनिया में एज अ अपॉर्चुनिटी देखा जाता है, तो पाकिस्तान में भी अगर मैं ये कहूँ कि अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है। डेफिनेटली चैलेंज इसलिए जो कुछ मसले आपने ख़ुद ही बता दिए, पीने का साफ़ पानी नहीं है, वसाइल नहीं है, वसाइल का सही तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो तो चैलेंज है। अब उसकी वजह से हम अगर ये देखें कि हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बैठे हुए हैं कि जो इसका हम फ़ायदा उठा सकते थे, फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। अर्बनाइजेशन का सबसे ज़्यादा एक जो रीज़न होती है वो होती है इकनॉमिक एक्टिविटी। आप रूरल सेक्टर से जब एक बंदा जाता है अर्बन सेक्टर में, उसकी प्राइम रीज़न इज़ इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से वो आता है। लेकिन अगर इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पा रही बंदे को, तो वो एक बंदा जो रूरल सेक्टर से उठ के अर्बन सेक्टर में आ रहा है, वो अर्बन सेक्टर के लिए भी एक लायबिलिटी बन रहा है। मतलब कि जो रिसोर्सेज ऑलरेडी कम हैं, तो बजाय इसके कि रिसोर्सेज में इजाफा नहीं हो रहा, और जो कम रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ज़्यादा लोगों में, जिसका मतलब है हर बंदे का शेयर और कम से कम होता जा रहा है। तो ये तो एक चैलेंज हो गया। ये अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकता है? बेहतर हम मैनेजमेंट से बेहतर इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तरफ भी बिल्कुल आते हैं कि इसके लिए कौन सा रोड मैप होगा, मॉडल क्या होगा। अभी आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि अगर शहरों में जिस काम के लिए नकल मकानी की जा रही है यानी कि रोज़गार के लिए, मैं यही नुक्ता मलिक आरिफ साहब के सामने रखूंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों की नकल मकानी होती है वो ज़रिया मुआश के लिए होती है। अगर शहरों में भी आप जो अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, रोज़गार है, वो मुहैया नहीं कर रहे, तो बाहर से आने वाले जो अफराद हैं वो शहरों के ऊपर बोझ ही बनेंगे। क्या हमने एंटरप्रेन्योरशिप जो शहरों के अंदर है, ख़ास तौर पर अर्बन बिजनेस मॉडल, उसको हमने क्या प्रमोट किया है, कुछ किया है हमने इसके लिए? अच्छा, एक तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि ये वो इशू है कि जो हर लेमैन जो है वो पाकिस्तान में इसको फेस कर रहा है, चाहे आप किसी अर्बन सिटी में रहते हैं या आप दही इलाके में रहते हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सिर्फ जो अर्बनाइजेशन होती है, यानी अगर हमारे जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर देखा जाए तो वो सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं होती। जो हमारे दही इलाके वहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होती। जैसे मैं सराइकी बेल्ट से जो है वो ताल्लुक़ रखता हूँ, तो 2003-04 तक वहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। आप सिर्फ देख लें तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी एक थी, जो पूरे सराइकी बेल्ट, जो आधा पंजाब बनता है बेसिकली,
تو اس کے لیے ہمیں یعنی اگر آپ کے علاقے میں ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے, آپ کے علاقے میں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو آپ کیا کریں گے. دین جب یہ ساری ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی تو وہاں آبویس سی بات ہے کہ روزگار کے مواقع بھی نہیں ہوں گے. تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں. بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر سب سے پہلے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. دین اگر ہم بینگ اے مسلم بھی دیکھیں تو اسلام میں اربنائزیشن کو یا ایک شہر کو بہت بڑا ہونے کو یعنی کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ جب ایک جگہ پر بہت زیادہ آبادی ہو تو آپ اس کے پیرالل اور سٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کریں. جس کی مثال اگر ہم اسلام آباد میں دیکھ لیں تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ بیسیکلی اب جو ایئرپورٹ کا ایریا ہے ہمارا, وہاں پر بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں جو اٹ سیلف ایک پورے شہر ہے جن کے اندر آپ کو سارے برانڈ, اسکول, کالجز اس کے اندر ہی مل جاتے ہیں. آپ کو دوبارہ اسلام آباد نہیں آنا پڑتا, کوئی کام ہو تو آپ آئیں گے. تو یہ اب ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں بیسیکلی دیٹ از راول پنڈی, دیٹ از ناٹ اسلام آباد, لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. اچھا, نئے شہر اگر تعمیر کیے جائیں آپ کے خیال میں وہ بھی مسئلہ کچھ حد تک ریزالو کر سکتے ہیں؟ اصل اربنائزیشن کا جو سٹرکچر ہے نا بیسیکلی اس کو ہم اربنائزیشن بیسیکلی کیا سمجھتے ہیں کہ جب کہیں پر بہت زیادہ آبادی ہو جاتی ہے دیٹ از اربنائزیشن. دس از ناٹ اربنائزیشن. اربنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے ماڈرن لیونگ, کہ اگر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو شہر سے دور بھی ہے اس کے اندر ساری وہ فیسلٹیز ہیں جو کسی بھی اچھے شہر کے اندر ہو سکتی ہیں تو دیٹ از اے اربن سٹی. اچھا, یہ اگر آپ ایک شہر کے بالکل ساتھ رہتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کنٹری سائڈ فارم ہاؤسز میں رہتے ہیں تو وہ اربنائزیشن نہیں ہے, وہ آپ کے کنٹری سائڈ فارم ہاؤسز ہیں یا لیونگ. ملک عارف صاحب, آپ نے ایک بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا جس کو کہتے ہیں کلچرل اربنائزیشن. میں یہی نقطہ یایا کے سامنے بھی رکھوں گی کہ جو آج کا دیہات ہے چونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ بھی ماڈرن ہو چکا ہے اور وہ بھی اس کی ایکسیس ہے, اس کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہے, وہ تمام بہت ساری ایسی جو دنیا کے ساتھ کنیکشن ہے اس کا اسٹیبلش ہو چکا ہے. اگر دیہاتوں میں بھی ہم اسی طریقے سے وسائل کی ایسی تقسیم کریں, ان کو بھی وہی سہولتیں وہاں مل جائیں, کیا یہ جو نقل مکانی ہے کچھ کم ہو سکتی ہے؟ بالکل کم ہو سکتی ہے. جس طرح ابھی ملک صاحب نے بیان کیا کہ اکنامک ریزنز کے علاوہ بھی کچھ ریزنز ہوتی ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی اگر وہ آپ کو فیسلٹیز شہر کی جگہ رورل ایریاز میں مل جائیں تو آپ کی ریزنز اربنائزیشن کی کم ہو جائیں گی. لیکن دیکھیں مقصد کیا ہے, مقصد اربنائزیشن رورل سیکٹر میں رہنے میں آپ کا اینڈ گول یہ ہے کہ آپ کی لائف سٹائل امپرومنٹ ہو, آپ ترقی یافتہ ہو, ٹھیک ہے, آپ خوشحال ہو, آپ کی اکنامک ویل بینگ بہتر ہو, یہ آپ کا اینڈ گول ہے. وہ رورل سیکٹر میں ملے, اربن سیکٹر میں ملے, وہ پھر ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو اگر رورل سیکٹر میں یہ چیزیں مہیا ہو جائیں کہ جو کہ اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے میسر ہیں, ہو سکتی ہیں. پاکستان میں آہستہ آہستہ ٹرینڈ آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی رسائی ہو گئی ہے کہ آپ کو ای اسکولنگ کی فیسلٹیز آ گئی ہیں, لیکن اس لیول پہ ہم وہاں نہیں پہنچ پائے کہ اگر ہم ابھی پر امید ہو سکیں. اچھا, ویسے آن لائن روزگار بھی ایڈ کریں, اب دیہات میں لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے بالکل میں اسی طرح آنا چاہ رہا ہوں. بالکل بالکل اور بھی چیزیں ہیں, صرف یہ نہیں ہے. یو ول بی سرپرائز کہ کچھ بزنسز مثال کے طور پر ای کامرس بزنس آپ کو شاید رورل ایریا میں زیادہ لوگ ملیں گے جن کا تجربہ بہتر ہوگا. مطلب شہر میں تو ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن آپ کبھی رورل ایریا میں جائیں جن کے پاس ٹیکنالوجی انٹرنیٹ اچھا ہے, وہ آپ کو امیزون کی باتیں بتا رہے ہوں گے, آپ کو ای کامرس کی بتا رہے ہوں گے باتیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر رورل سیکٹر میں آپ کو ٹیکنالوجی تھوڑی سی بھی آ گئی ہے اور ایک بچہ جو کہ شعور اتنا رکھتا ہے کہ اس نے ترقی کرنی ہے, وہ اپنا راستہ شاید بنائے, تو ہم نے اس کو تھوڑی سی ڈائریکشن دے دینی ہے, وہ اپنا راستہ خود بنا لے گا. ابھی فی الحال صرف ڈائریکشن دینے کی اگر ہم ایفرٹ کر لیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گا. بالکل, اور اس میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب ایک ایریا جو ہے وہ کلچرلی مینٹلی اربنائز ہو گیا ہے مگر اس کو گراؤنڈ پہ وہ سہولتیں نہیں میسر آ رہی تو ان میں بڑی بے چینی پیدا ہوگی, اور وہ سب سے پہلے ان کا یہی اینڈ گول ہوگا کہ ہم شہر ہم نے جب ہر صورت جانا ہے. میں ملک عارف صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس تناظر میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نقل مکانی کا بھی ٹرینڈ ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں, چونکہ اب ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بڑی عام ہو گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہری حکومتیں ہیں اگر ان کو ہم بڑا امپاور کر دیں اور جو شہری ادارے ان کی استعداد بڑھائی جائے, ان کی تنظیمیں نو کی جائے کہ وہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے اس کو اس طریقے سے اس کو مینیج کر سکے, اس سے صورتحال بہتر ہوگی؟ اچھا, اس پہ جو بیسک ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے اگر آج ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم کراچی کو بیٹر کرنے کی تھان لیتے ہیں اور کراچی کا انفراسٹرکچر بیٹر کرتے ہیں, وہاں کے جو ایشوز ہیں اس کو سالو کرتے ہیں, تو ہمیں بلینز آف روپیز چاہیے جس کے اندر آپ کراچی جیسے اتنے بڑے نہیں پاپولیشن کے لحاظ سے, لیکن کراچی سے کہیں زیادہ ماڈرن 10 سٹیز نہیں بنا سکتے ہیں. جب ایک دھاگا الجھ جاتا ہے تو اس کو کھولنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے.
अच्छा, अब बेसिक जो इशू है हमें उस पर आना चाहिए। देखिए CPEC को मैं क्यों सराहता हूँ, कोई भी मुल्क तब तरक्की करता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर। जब हम इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, हम कहते हैं कि जो शहरों के साथ हमें रोज़गार के ज़्यादा मौके मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? शहरों के साथ आपको इंडस्ट्री ज़्यादा मिलती, अदरवाइज़ गवर्नमेंट के तो उसी तरह गाँव में भी इदारे हैं, स्कूल की जॉब्स हैं, लोग टीचर हैं, या और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, वो तो गाँव में भी हैं, गवर्नमेंट जॉब वहाँ भी आती हैं। प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स नहीं हैं गाँव के अंदर, वो बड़े शहरों के साथ हैं, क्योंकि बड़े शहरों के साथ इंडस्ट्री होती है। अब बड़े शहरों के साथ इंडस्ट्री क्यों होती है? बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट जब हम ये सोचते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर हम लैंड कॉस्ट को देखें तो लाहौर में अगर मुझे 1000 कनाल चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए तो वो बहुत महंगी होगी, और मुझे अगर मियाँ वाली और बखर में 1000 कनाल चाहिए तो वो उससे 10% कीमत में मुझे मिल सकती है, लेकिन वो वन टाइम कॉस्ट है। मैं वो कॉस्ट नहीं बचाता। मैं लाहौर के साथ इसलिए इंडस्ट्री लगाता हूँ कि वहाँ मुझे 1-1.5 करोड़ लोगों की मार्केट मिल जाएगी, और मैंने जो सारी ज़िंदगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगानी है जो वन टाइम नहीं है मेरी, वो बहुत ज़्यादा बच जाएगी। अच्छा, इसी में से एक ज़मीनी सवाल आता है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट भी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी सारी शहरों में, अर्बन सेंटर्स में हो रही है, क्या वो भी उसी तरीके से, उसी रफ्तार से वो हो रही है, या उसको भी मज़ीद किक स्टार्ट करने के लिए कुछ करना होगा कि आप इतने % जो शहरी आबादी का एरिया है उसको कमर्शलाइज कर दें कि यहाँ सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी होगी और इतनी इंडस्ट्री लगेगी ही लगेगी, उसको मैंडेटरी कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी और रोज़गार भी तो फराम करना है। बेसिकली जो हमारे इदारे हैं उन्होंने बल्कि बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है कि आप ग्रीन एरियाज़ बना दिए, आप हाउसिंग सोसाइटीज़ भी नहीं बना सकते शहरों के करीब, इंडस्ट्री लगाना तो बहुत दूर की बात है। और ये बहुत अच्छा इकदाम है कि शहरों के साथ ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। शहर इटसेल्फ बहुत बड़े हो चुके हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन का इशू है और बहुत सारे इशू हैं। तो मैं वही कह रहा था कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेटर हो जाएगा, आपका रोड नेटवर्क बेटर हो जाएगा, तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती। देन हमारे लिए फिजिबल हो जाता है कि हम लाहौर को छोड़ें और झांग में जाके इंडस्ट्री लगा लें। फिर यानी कि वो जो फिर वो जो झांग होगा वो भी डेवलप होंगे, वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स आएंगी। देखिए हम अमेरिका की मिसाल देते हैं, अमेरिका में सिर्फ 1% या 2% जो जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर देते हैं। वहाँ एक स्टेट डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर बूस्ट इसी तरीके से होगा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेटर, कंड्यूसिव कंडीशंस जब दही इलाकों में भी होंगी तो वहीं फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ रोड्स नहीं आते। रोड्स तो बेसिक ज़रूरत है ना। अगर रोड्स नहीं होंगे, आपका रोड नेटवर्क नहीं होगा, तो आप बेसिकली किस तरह कनेक्ट करेंगे? आप बंदरगाहों की तरफ नहीं जा सकते, आप जो आपने इंटरनली अपने मुल्क के अंदर तिजारत करनी है आप वो नहीं कर सकते। तो ये बेसिक चीज़ें, इसका बेसिक चीज़ें कुछ और भी हैं। जैसे हम अर्बनाइजेशन, हमारे पास मिसाल है गल्फ़ सिटीज़ की। हमारे जो जदीद तरीन मॉडर्न, बेसिकली हम ये कहते हैं कि हम यूरोप से 100 साल पीछे हैं, लेकिन गल्फ़ सिटीज़ से हम 30-35 साल पीछे हैं। जो वो 30-35 साल पहले कर रहे थे हम वो आज कर रहे हैं। जैसे वहाँ वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही थी, तो हम इसकी तरफ अब आने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं है, और इसकी तरफ हमें आना चाहिए, आप समझते हैं? ऑब्वियस ही बात है, आना चाहिए। देखिए ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि जब आप रोजगार के मौके बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, बाहर से भी तो लोग आएंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस आएंगे, तो आप वहाँ उनको कहाँ, यहाँ सेक्टर्स की कोठियों के अंदर तो अकोमोडेट नहीं होंगे। अब तक तो ऐसे ही चलते रहे। याया के सामने मैं यही नुक्ता रखना चाहूँगी कि हमारी जो सिटीज़ हैं, क्या उनकी वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है, हॉरिजेंटल हो रही है, इनमें से क्या होनी चाहिए, और क्या बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हमारे शहरों की एक्सपेंशन हो रही है, या उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है? नहीं, हाल पे तो छोड़ दिया गया है, इस पे तो कोई दो राय नहीं, वरना आपको प्लान तरीके से एक अप्रोच नज़र आती है गवर्नमेंट की। इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहले मैं एक पिछली बात को थोड़ा सा जल्दी से कनेक्ट करता हूँ। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अर्बन में ही आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल रियल इस्टेट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो हम रियल इस्टेट को हम सिर्फ आजकल समझते हैं कि जी ये प्लॉट है तो ये रियल इस्टेट है, नहीं, एक ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें दैट इज़ ऑल्सो रियल इस्टेट। अच्छा, फिर इंडस्ट्री में अगर अर्बन हम से अगर हम कनेक्ट करें तो IT इज़ समथिंग जो कि सिर्फ आपको अर्बन एरियाज़ में ही आप डेवलप कर पाएंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिस पर हम काम कर सकते हैं। IT का सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी पुअर है कि कंपनी यहाँ आते हुए डरती हैं कि वो बड़े बड़े सेटअप लगाते हुए डरती हैं। तो कुछ ये बड़ी क्विक सॉल्यूशंस हैं अर्बन एरियाज़ में अगर हम इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकें। जो आपकी बात है दूसरी वर्टिकल डेवलपमेंट के ऊपर और प्लान सिटीज़ के ऊपर, बड़ी सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन चीप है बाय पॉलिसी। आप एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर लें, मतलब अभी शायद कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन अगर लेट से हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के अलावा और शहरों की बात करें, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट,
उधर क्या है कि जी एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करना इज़ वेरी ईजी, कोई उस पर कंप्लाइंस इशू नहीं है, और वो चीपर होता है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल फैलता जा रहा है। अगर वहाँ कंट्रोल हो तो डेफिनेटली आपकी वर्टिकल की तरफ एक खुद ही पुश आएगा। फिर कुछ कल्चरल कंस्ट्रक्शन लोग उनकी प्रेफरेंसेस भी हैं कि जी अपना घर होना चाहिए। वर्टिकल की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि आपको जो रिसोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करने हैं, उसका गवर्नमेंट का खर्चा काफ़ी बच जाता है, लोगों की सहूलियत बेहतर होती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट को पाइपों की लाइनें एक्स्ट्रा नहीं बिछानी पड़ रही, गवर्नमेंट को रोडें दूर नहीं लेके जानी पड़ रही, गवर्नमेंट को स्कूल कॉलेज दूर दूर नहीं प्रोवाइड करने। वर्टिकल की वजह से आप ईजिली करीब करीब चीज़ें रख के शेयर कर सकते अच्छा, हैं। इसमें बहुत सारी ना वो कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाएंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि वर्टिकल वो इस तरीके से भी डेवलप नहीं होना चाहिए कि जी हमारे घरों की जो प्राइवेसी है वो मुतासिर होती है, और हम लोग बहुत से यहाँ पे कल्चरल ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अपार्टमेंट्स में नहीं रहना चाहती हैं, वो समझती हैं कि हम लोग जो है अपनी उस होम की सैंक्टिटी को मेंटेन रखें। ये वाला फैक्टर कितना है इसमें? ये मैं इस बात को अब रद्द इसलिए करता हूँ, ये है लेकिन मैं रद्द इसलिए करूँगा कि घरों के अब हाल ये हो गए हैं कि वहाँ 3-3, 4-4, 5-5 जॉइंट फैमिलीज आ गई हैं, तो प्राइवेसी इशू तो वहाँ भी अब आने लग गया है। तो अगर अब नहीं सोच रहे, वो अपने लिए नहीं सोच रहे, तो वो फिर आगे फिर ये कि वो 5 से 10 फैमिलीज जॉइंट में आ जाएंगी, तो घर का साइज़ तो उनके वही हैं, या फिर वो एक और घर खरीदेंगे, फिर एक और घर खरीदेंगे, लेकिन वहाँ भी जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर तो है। तो प्राइवेसी डेफिनेटली द और इसमें कंसर्न। ये भी है कि ये हम सारों का जो कलेक्टिव इनिशिएटिव होना चाहिए, हमें शहरों की ऑनरशिप हम सबको लेनी है, और अगर हम सिर्फ अपना इंडिविजुअल अपनी ज़ात का सोचेंगे तो फिर यही सिचुएशन होगी जो अभी हमें नज़र आ रही है। मैं मलिक आरिफ साहब के सामने रखना चाहूँगी कि जैसे शहरों के अंदर बहुत सारी कम्यूनिटीज़ हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज़ आकर बस रही हैं, बहुत सारी लिंग्विस्टिक कम्यूनिटीज़ हैं, बहुत से लोगों की डिफरेंट रिलीजियस एफिलिएशंस हैं। क्या हमारे जो शहर हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट हो भी रही है, जो थोड़ी मनसूबाबंदी आपको नज़र आ रही है, वो इंक्लूसिव है? चूँकि एक पायदार शहर वही हो सकता है जो कि हर कम्यूनिटी, हर जेंडर का ख्याल रखे मनसूबाबंदी करते हुए। अच्छा देखें, ये तो बहुत एक मॉडर्न किस्म की प्लानिंग सेशन हो जाता है, जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे। हम अभी इनिशियल प्लानिंग्स में मसरूफ़ हैं। उसमें देखें, हम हर चीज़ गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते। बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी, या जिस तरह हम जिस फील्ड से हैं, रियल इस्टेट से, हम सबका फ़र्ज़ बनता है। और बहुत सारी चीज़ें अगेन वही होती हैं कि बहुत आसान है कि हर चीज़ गवर्नमेंट पर डाल दी जाए और हम खुद कुछ ना करें। 95% डेवलपमेंट आपका प्राइवेट सेक्टर करता होता है हर डेवलप कंट्री के अंदर। हम तो डेवलप कंट्री की मिसाल देंगे ना। अब बेसिकली जैसे यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, RDA है, LD है, उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर वो नए प्लॉट्स निकालते हैं, या जो पहले डेवलपमेंट हो चुकी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालते हैं। जो असल आपकी अर्बनाइजेशन हो रही है वो अभी इस वक्त प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर इतने घर नहीं बन रहे जितने इसके मदाफात में प्राइवेट कॉलोनीज़ बना रही हैं, और वहाँ पर ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने बड़े अच्छे बाय लॉज बनाए हैं, और वो उन बाय लॉज के ऊपर बन रहे हैं, और वो बड़े खूबसूरत शहर हैं। उनमें रोड स्ट्रक्चर्स जो उसके अंदर आपकी फीचर्स होते हैं या और फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी उसके अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल, और शहर की जो पायदार तरक्की है उसका राज इसी चीज़ में पोशीदा है कि आपने हर तबके का ख्याल रखना है। अगर कोई भी लेफ़्ट आउट हो गया तो शहर की तरक्की जो सस्टेनेबल पायदार नहीं होगी। या बाजवा साहब, जैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ भी आ रही हैं और अब कुदरती आफात भी आए रोज़ हम देखते हैं, कभी बारिशें, तूफ़ान, फ्लड्स, उसमें हमारे जो शहर हैं अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो जाते हैं। और जैसे दुनिया में भी अगर एक पैटर्न देखा जाए, ज़लज़ले आते हैं, सबसे ज़्यादा तबाही और जानी और माली नुकसान शहरों में होता है। शहरों को, सिटीज़ को रेजिलिएंट कैसे बनाया जाए? क्लाइमेट रेजिलिएंट फॉर एग्जांपल हो गया। इसमें दो चीज़ें, एक तो डेफिनेटली कुछ रिसेंटली पाकिस्तान में बारिशें यूजुअल से ज़्यादा भी हुई हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा अपना भी कसूर है। अर्बन फ्लडिंग जो 2-3 जगह पे जो मेजर आई हैं, कराची ख़ुसूसी तौर पे नुमाया रहा है, फिर इस्लामाबाद में भी कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो कुदरती नाले थे, कुदरती नालों को हमने आहिस्ता कम कर दिया, छोटा कर दिया। लीगली इलीगली उसकी बहस पे नहीं जाते, लेकिन हमने कुदरत के साथ थोड़ा सा खेला, तो वो हमें एक चीज़ पे हमें काउंटर हुई कि जी जब बारिशें ज़्यादा आई, जो कुदरती तौर पे खुद ही निकासी हो जाती, वो हमने उसको फेस किया कि जी अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी। एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि हमारी प्लानिंग बड़ी अजीब तरीके से होती है। हिस्टोरिकली रोडें बन जाती हैं, फिर याद आता है कि जी नालियाँ बनानी थी, नालियाँ बन जाती, फिर याद आता है बड़ी बनानी थी। तो ये कॉन्सेप्ट अब रहेगा, अब ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट है कि जी अर्बन फ्लडिंग होगी,
پاکستان چھوڑیں نیو یارک میں بھی ہمیں نظر آتا ہے, دبئی بھی نظر آتا ہے. صرف وہاں اور یہاں کا فرق یہ ہے کہ وہاں اگر پانی 1-2 دن رہتا ہے تو یہاں کوئی 10-15 دن رہتا ہے. کیونکہ کلائمیٹ چینج گلوبل ریالٹی ہے. اٹس اے گلوبل ریالٹی, اور ہم نے اس کے لیے ریڈی رہنا ہے, لوگوں کو بھی ریڈی کرنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی, میں پاکستان کو بلیم نہیں کروں گا کچھ چیزوں پہ. مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے یہ یو اے ای میں ہائی رین کی ایک وارننگ آئی تھی, اور اس میں انہوں نے آفیسز کو آف کر دیا. اب اتنا ڈیولپ کنٹری بھی اگر یہ چیز کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی چیزوں میں وہ لوگ بھی بے بس ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں بہت اچھا ہم انتظام کر لیں تو پھر فلڈ بچے گا. فلڈ وغیرہ آنے ہوں گے تو پھر بھی آئیں گے, لیکن ہماری کچھ بیسک چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس میں سب سے بڑی بنیادی طور پہ یہ کہ نکاسی کو ہم سمجھ نہیں پایا آج دن تک. نکاسی اگر اچھے طریقے سے ہو جائے وہ مسئلہ نہیں ہو. اچھا, ایک اور اس میں بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, نکاسی کو بھی چلیں پلاننگ کے حد تک ہم رکھ لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ ہو گئی ہے. کراچی نے ہمیں ایک اور چیز یہ بتائی کہ کچھ نالے وہاں اتنے پولوٹیڈ ہو گئے تھے کہ ان کی صفائی ٹائم پہ نہیں ہوتی تھی, اور اس پہ ہمارا بھی قصور ہے. کیوں؟ کیونکہ سٹیزنز بھی صفائی کا اس لحاظ سے لحاظ نہیں رکھتے. گاربیج ہے, کچرے کو ہم نے اس طرح مینیج نہیں کیا, اور ہم نے واٹر ویسٹ کے اوپر ہی سارا جو انتظام ہے, نئی مزید آبادیاں وغیرہ بھی ہم کر رہے ہیں. ملک عارف صاحب, چونکہ اگر جو لوگ نقم مکانی کر کے آ رہے ہیں شہروں کے اندر, اگر وہاں پہ افورڈیبل ہاؤسنگ ان کے پاس اویلیبل نہ ہو تو وہ سلمس میں جا کر بس جاتے ہیں. اور یہ جو ارریگولر آبادیاں ہوتی ہیں, ان کو ریگولرائز بھی نہیں کیا گیا ہوتا, کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کی ہوتی ہے, کسی انسانی المیہ کا باعث بھی بن سکتی ہیں. جیسے قدرتی آفات ہیں, ان میں سب سے زیادہ ہٹ بھی یہی ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں کچھ بیسک ایشو جو پاکستان کے ہیں کہ بیسیکلی ریل اسٹیٹ ایک ایسا بزنس ہے یہاں پر جو کبھی بھی نیچے نہیں, دنیا میں بھی نہیں جاتا. اگر آپ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بھی پڑھیں تو ہر ایسٹ کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے, لینڈ کی ڈیپریسیشن نہیں ہوتی. اس نے ہمیشہ اپریسیٹ ہی ہونا ہے. لیکن یہاں پر بہت زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ریل اسٹیٹ 2 طرح کی سچویشنز کے اندر بہت زیادہ گرو کرتی ہے. ایک تب گرو کرتی ہے جب کوئی ریجن بہت زیادہ گرو کر رہا ہو, جیسے آپ نے آج سے 40, 30, 35 سال پہلے دیکھا گلف کنٹریز گرو کر رہی تھیں. وہاں پر بہت سی کمپنیز کے کارپوریٹ آفسز آ رہے تھے, ہیڈ آفسز آ رہے تھے, لوگ یہاں سے جا رہے تھے. تو کوئی وہاں آپ کے کی سامنے ماڈل نظر آتا ہے کہ افورڈیبل ہاؤسنگ جو ہے وہ ہر کسی کو مہیا کی جائے؟ میں اس پر آ رہا ہوں. تو وہاں انہوں نے گرو کیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جب کسی ملک میں سارے کام ختم ہو جائیں, آپ کی پیرالل انڈسٹری ترقی نہ کر رہی ہو یا لگانا مشکل ہو, تب بھی آپ انویسٹ کس میں کریں گے؟ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں یا 10 بلین ہے, آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہی انویسٹ کریں گے. اب بیسیکلی اس کی افورڈیبلٹی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہتے ہیں جو سلمز آبادیوں کے اندر جنہوں نے آ کے رہنا ہے, اگر ہم چاہیں کہ ہم ان کو گھر دے دیں تو ان کے پاس اتنے پیسے اس وقت نہیں ہیں, وہ نہیں لے سکتے. اس کے 2-3 طرح کے سلوشنز نکالے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر ہے وہ ہاؤس فائنینسنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر اس نے کوئی توجہ نہیں دی, نہ گورنمنٹ کے طور پر نہ ہمارے پرائیویٹ بینکنگ کے طور پر. ایک ان کو روزگار مہیا کیا جائے کہ وہ اس قابل, روزگار ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے, رینٹ دے رہے ہیں نا, تو جتنا وہ رینٹ دے رہے ہیں اتنی وہ قسط بھی دے سکتے ہیں, انسٹالمنٹ بھی دے سکتے ہیں. بس ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. تیسرے نقطے کی طرف آئیے کہ اس میں کیا اور ہو سکتا ہے. اس میں بیسیکلی ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ دین اگین وہی ورٹیکل آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کی وہ لو کاسٹ میں چلی جاتی ہے, افورڈ کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا سے اگر ہم ایک کلوزنگ کمنٹس یہ لے لیں کہ اگر ہم نے گورننس, اربن گورننس کو بہتر کرنا ہو, کہ جو شہریوں کے نئے گمبھیر مسائل سامنے آ رہے ہیں سماجی اور معاشرتی رہنے کے, ان کو تھوڑا ٹھیک کرنا ہو, بہتری لانی ہو, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, نمبر 1 جو سلوشن ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, وہ لوکل گورنمنٹ کو ہمیں امپاور کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم اگلے سٹیپس پہ بھی نہیں جا پائیں گے. یہ فنڈامنٹل ہے, پری ریکوزٹ ہے. یہ ہوگا آپ ایک لوکل لیول پہ لوگوں کو شعور دے رہے ہیں, اختیار دینے کے اپنے فیصلے کریں. ابھی تو فی الحال سینٹرلائز ہمارا سسٹم ہے, پروونشل لیول پہ آ کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ایفیشینٹ نہیں ہے اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ایونچولی ہونا شروع ہو جائے گا. جب ایک لوکل پرابلم کا لوکل سولوشن ہوگا تو ہم تو پھر گراس روٹ لیول کے اوپر اس کا ایڈریس وہیں پہ ہی ہو جائے گا, اور ان کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ آنے والے مسائل بھی کیا ہو سکتے ہیں. میں اپنے پینل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی. گفتگو کا کرکس ویسے یہی ہے کہ اگر مناسب منصوبہ بندی کی جائے اور قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے تو اسی صورت میں ہی ہم اپنی اربنائزیشن, جو تیزی سے اربنائز ہوتا ہوا ہمارا ملک کا روڈ میپ سارا نظر آ رہا ہے, ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ تبھی ممکن ہے کہ ہم شہروں کی پلاننگ کریں اور
हम हुकूमती जो इदारे हैं, जो शहरी और मकामी हुकूमतें हैं, लोकल गवर्नमेंट है हमारी और हमारे शहरी इदारे, इनकी तंजीमें नो इस तरीके से करें कि जो बढ़ती हुई आबादी, शहरी आबादी है, इसको वो तरीके से मैनेज करें, एकोमोडेट करें। अर्बन गवर्नेंस है वो बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपके शहर इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं, यहीं पर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी होती है। यहाँ पर देही इलाकों से लोग माइग्रेट करके इतने सपने लेकर आते हैं, अगर उसको शहर एडजस्ट नहीं करेंगे, एकोमोडेट नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। नहीं, अगर आप शहरों में एक बजट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देही इलाकों में भी वो फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएँ, ताकि वो जो नकल मकानी का इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ ट्रेंड है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। और इसके अलावा अगर आप अपने अर्बन सेंटर्स को रेगुलराइज नहीं करेंगे, गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी, तो आपके माहौलियाती असासे भी ख़तरे में आ जाएंगे। जैसे आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, आपके नेचुरल वाटर वेज हैं, आपके फॉरेस्ट हैं, शहरियों के साथ में सेहत को भी अलग ख़तरात लाक होंगे। आपके पास पैदल चलने की जगह ही नहीं होती, आपके पास साइकिलिंग करने के मौके नहीं, आपके पास नेशनल पार्क नहीं बचते, चूँकि इतनी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है। तो इन चीज़ों का हमें मद्देनज़र रखना होगा। अपनी मेज़बान सारा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।